आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में जो हमने कार्बन फिक्सेशन पढ़ा था, जैसे कि C3 साइकिल पढ़ते हैं। इसमें कार्बन फिक्सेशन होता है, कार्बन फिक्स होता है CO2 in the form of carbohydrate, that is the glucose, that is carbohydrate. हमने पढ़ा था कि कैसे कार्बन को हम लोग CO2 को फॉर्म ऑफ कार्बन जो है कैसे हम इसको कार्बोहाइड्रेट में चेंज करते हैं। क्यों? फोटोसिंथेसिस का मतलब ही होता है, फोटोसिंथेसिस का मतलब मीनिंग यही है कि फोटोसिंथेसिस इज द जस्ट अपोजिट ऑफ द रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज ऑक्सीजन लेता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन इनटू CO2 वाटर एंड एनर्जी। मेन प्रोडक्ट वहाँ क्या था? एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। बट फोटोसिंथेसिस में अलग होता है। CO2 water combined and यहाँ बन जाता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट क्या है? एनर्जी। 6 CO2 and 12 H2 12 glucose, that is the 6 H12O6 and 6 molecule of water। ठीक, हम यहाँ देखेंगे 6 CO2 को हम यहाँ पर एक ग्लूकोज में चेंज कर रहे हैं। 6 molecule of CO2 required for the formation of the whole glucose, because one glucose contains 6 carbon। कार्बन फिक्सेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पर देखो तो वाटर की हेल्प पड़ती है, क्योंकि वाटर यहाँ 12 है। अच्छा, वाटर हमने 12 लिया और यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रोडक्ट में, यानी आफ्टर रिएक्शन 6 वाटर बन रहे हैं। तो इसका मतलब हमको 6 वाटर लेना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए, इनका फॉर्मेशन होने के लिए यहाँ पर 12 की जरूरत पड़ेगी, है ना। इसलिए बाहर लिया गया। बाद में बनता है वो अलग बात है ना। तो यहाँ वाटर लिया गया है। और यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होती है 6O2, और ये ऑक्सीजन जाती है एटमॉस्फेयर में। आप समझ रहे हैं? कुछ समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं आप? ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ये वाटर से आई है, एंड ये जो हुआ है CO2, ये इसमें फिक्स हुआ है। ठीक, तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 में 12 ऑक्सीजन। ठीक, और हम देख रहे हैं एक वाटर में एक ऑक्सीजन होता है, यानी यहाँ पर 12 के लिए यहाँ 12 चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर से आती है, इसलिए हमको यहाँ पर 12 लेना पड़ा है। और जब हम ये 12 लिए तो एक्स्ट्रा जो हाइड्रोजन हुआ वो ऑक्सीजन लेके वाटर के फॉर्म में निकल जाता है ना। तो इस तरह की रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की। ठीक, लेकिन ये प्रोसेस 2 स्टेप में होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ठीक, अब डार्क रिएक्शन जो होती है उसके अंदर एक्चुअल जो होता है CO2 का रिएक्शन होता है और ये ग्लूकोज में बदलता है। इसको बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन। और ये 2 तरह से होता है, एक C3 साइकिल, एक C4 साइकिल। उसके अलग अलग कारण है ना। तो मेन जो रिएक्शन होता है वो C3 होता है, जो दोनों के अंदर होता है। तो लेट्स सी
देखते हैं। हमने ये पढ़ा और देखा ये होता है, तो इसके लाइट रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं? लाइट रिएक्शन। फिर होता है दूसरा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, ये दोनों का अलग अलग नाम दिया गया। लाइट डार्क मतलब क्या है? एक लाइट के प्रेजेंस में होता है, एक डार्क में होता है। नहीं, मतलब ये है कि एक जो रिएक्शन होती है वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट इज कंपल्सरी। ये लाइट कंपल्सरी होता है, लेकिन यहाँ डार्क कहने का मतलब ये है absence of light. In absence of light, that not mean in the dark. Absence of light की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, तो हम इसको डार्क रिएक्शन बोल देते हैं। तो बस ये प्रोसेस है। तो लाइट रिएक्शन होता क्या है? क्योंकि हमको CO2 को वाटर की हेल्प से लाइट के प्रेजेंस में हमको ग्लूकोज में बदलना है, यानी हमको अपना फूड बनाना है गैस से और वाटर की हेल्प से, है ना? कैसे बनाती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लीफ में होती है। तो ये जो प्रोसेस है ये दो तरीके से होती है, दो तरीके से पूरी होती है। पहले ये होती है, फिर ये होती है। लेकिन दोनों दो होने का मतलब क्या है? रिएक्शन तो डायरेक्ट हो सकता है। यहाँ पर क्या होती है? क्योंकि यहाँ पर हमको जरूरत पड़ती है इसको इसमें बदलने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। नीड ऑफ एनर्जी, क्या? नीड ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और इस एनर्जी का इस्तेमाल करके यहाँ से जो एनर्जी बनती है लाइट रिएक्शन से, इसका ही डार्क रिएक्शन यूज करता है और फिर यहाँ से हमारा फूड बनता है एक साइकिल के द्वारा, है ना? तो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले जो काम है, हमको एनर्जी बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एंड सेकेंड स्टेप डार्क रिएक्शन में उसी एनर्जी का इस्तेमाल कर हम फूड बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। बट इट्स अकर्स इन टू स्टेप। सो लाइट रिएक्शन इज द टू टाइप्स के होते हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। साइक्लिक मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और जहाँ से जाता है वहीं पर आ जाता है। नॉन साइक्लिक में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो जाता फिर लौट के आता नहीं है, वो चला जाता है, लौट कर अपने पोजीशन पर नहीं आता है। इसलिए हम इसको साइक्लिक बोलते हैं, इसलिए हम इसको नॉन साइक्लिक बोलते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी in the photosynthesis process. The first one is the cyclic and the second one is the non-cyclic. Let's see what is the cyclic and what is the non-cyclic. Then we will talk about how the actual formation of the food occurs with the help of the energy. That is the energy. Formation of energy is the ATP and NADH2. ATP. This is the energy. We have to create this energy. So let's see how the energy formation occurs. There are light harvesting system, light harvesting complex भी बोलते हैं इसको, ठीक? There are light harvesting complexes. कुछ जो पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रोटीन
से सराउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। जो लाइट को एक्सेप्ट करता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक टाइप की नहीं, कई टाइप की चीजें होती हैं। पिगमेंट जो लाइट को एक्सेप्ट करता है और इसके साथ कुछ सराउंडिंग प्रोटीन, पिगमेंट और कुछ प्रोटीन होते हैं जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कभी कभी एंटीना भी बोलते हैं उनको। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे होते हैं। एक को हम बोलते हैं P680, एक को बोलते हैं P700। ठीक, ये दिया गया लाइट एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। लाइट एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा 680 नैनोमीटर पर इस एक टिक के लिए, और एक के लिए 700 नैनोमीटर। 680 नैनोमीटर पर होता है इसलिए इसका नाम लिया गया है, और इसका 700 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन पीक होता है ना। तो इनका नाम लिया हुआ, ये इनके अंदर होते हैं। ये 700 इसके पास होता है ना। तो 680 इसके पास होता है, इसके पास 700 होता है। और जो लाइट एनर्जी इस पर पड़ती है H में, ठीक, इस पर भी लाइट एनर्जी पड़ती है H में, ठीक। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, और ये यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इस यहाँ से LHC से हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है पिगमेंट्स, यहाँ से जब लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन अपने फील्ड को छोड़ के एक्टिवेट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, वो फील्ड को बाहर निकलते हैं। अपने फील्ड से जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर इनको एक्सेप्ट करने वाला इनका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जो इनकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक। इसी तरह इसका अपना अलग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट किया, यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट किया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो डाउन आता है प्रोसेस, जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट यहाँ से होती है, ठीक, तो यहाँ पर एक प्रोसेस चलती है ETS। क्या चलता है? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम से होते हुए ये और इसके पास आती है। तो फोटो सिस्टम सेकेंड बोलते हैं, और इसको फोटो सिस्टम 1 बोलते हैं, है ना। फोटो सिस्टम लेते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के साथ होता है, LHC और इसका इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, इसको बोलते हैं फोटो सिस्टम 2। ये LHC और इसका इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, इसको बोलते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट। ये 2 फर्स्ट हम सीरीज वाइज नहीं बता रहे कि डिस्कवरी हुई थी, इसकी पहले डिस्कवरी तो 2, इसकी बाद में डिस्कवरी हुई तो, इसकी पहले डिस्कवरी तो फर्स्ट, इसकी डिस्कवरी बाद में हुई तो 2। इस प्रोसेस के हिसाब से 1 2 मत करिएगा, प्रोसेस कहीं नहीं इसको उनकी ऐसी है डिस्कवरी वाइज। तो ये इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्टर के पास गया, यहाँ से डाउन ही प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं अप हिल। रेडॉक्स पोटेंशियल, अगर यहाँ पर हम एनर्जी को डायग्राम दें तो रेडॉक्स पोटेंशियल अगर यहाँ बना दें हम, रेडॉक्स पोटेंशियल, तो इसकी रेडॉक्स पोटेंशियल हाई और लो, तो लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है, ठीक। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डाउन दी हिल आता है, यहाँ से जब डाउनवर्ड मूवमेंट होती है तो यहाँ पर ETS से एक ATP का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि आवर मेन टारगेट वाज व्हाट, हमारा जो मकसद था ATP और NADPH फॉर्मेशन था। कैसे फॉर्मेशन हुआ इसका? तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, जब लाइट पड़ती है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर, उनके पिगमेंट इस लाइट को एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो आउटर सरफेस में होते हैं वो एक्टिवेट होके एनर्जाइज होके वो अपने फील्ड से बाहर निकल जाते हैं, जिनको उनका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर
जो हायर ट्रांसपोर्टेंशियल पर है वो एक्सेप्ट करता है, ठीक। और जब ये हायर ट्रांसपोर्टेंशियल से लोअर ट्रांसपोर्टेंशियल की तरफ डाउन प्रोसेस में दूसरे एलएचसी के पास जाता है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से यहाँ पर एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक। और ऐसे ही जब यहाँ का है, यहाँ पर भी लाइट पड़ी और यहाँ के इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट होकर बाहर निकला, इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो था उसने एक्सेप्ट किया, और ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, ये इलेक्ट्रॉन डाउन आता है, जैसे डाउन आता है इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, तो NAD+ से NADH2 का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ भी ये आता है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर आता है इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है NADH2 फ्रॉम NAD+। ये भी प्रोसेस डाउन ही होती है, इलेक्ट्रॉन डाउन ही आएगा तभी एनर्जी बनेगी, क्योंकि एनर्जी तभी यहाँ पर बनती है जब हायर ट्रांसपोर्टेंशियल से लोअर ट्रांसपोर्टेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होती है। तो यहाँ पर हम हायर ट्रांसपोर्टेंशियल लोअर ट्रांसपोर्टेंशियल की तरफ, यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, डाउन हिल प्रोसेस होगी, ठीक। तो यहाँ पे NAD+ से NADH2 आएगा, ठीक। तब हम देखेंगे यहाँ पर जो हो गया, अब ये डाउन, फिर यहाँ अप हिल और डाउन हिल, अप हिल डाउन हिल, अप हिल डाउन हिल, तो हम देखेंगे तो एक तरह सीन बन गया, ये देखेंगे ये इसको हम अगर देखेंगे तो जेड की तरह बना हुआ दिख रहा है, कैसे जेड की तरह, इसको बोलते हैं जेड सीम, क्या बोलते हैं जेड सीम, क्योंकि इसकी जो शेप है वो जेड की तरह मिलती है, इसको बोलते हैं जेड सीम, जेड सीम बोलते हैं। लाइट रेडिएशन नॉन साइक्लिक लाइट रेडिएशन को जेड सीम बोलते हैं, क्योंकि अपीयरेंस से जेड की तरह होती है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो होता है उसकी अपीयरेंस ऐसी होती है जैसे कि जेड बना हुआ हो, ठीक। तो फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड में इसका LHC और इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ मिलकर हम फोटो सिस्टम बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन अपहिल जाता है, तो अपहिल में कोई प्रकार की एनर्जी नहीं बनेगी। जब डाउन हिल प्रोसेस होगी, हायर से लोअर, हायर ट्रांसपोर्टेंशियल से लोअर ट्रांसपोर्टेंशियल तक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा, तब हम एनर्जी बनेगा। और ये दो जगह होता है, एक जगह तो यहाँ पे जो दोनों बीच में, यानी कि फोटो सिस्टम सेकेंड से फोटो सिस्टम फर्स्ट के बीच में जो डाउन हिल मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की होती है थ्रू ATS, यहाँ पर ATP बनता है, ठीक। और फिर लास्ट में डाउन हिल प्रोसेस होती है, जिसमें आपका फोटो सिस्टम सेकेंड में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जब अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है नीचे की तरफ डाउन हिल प्रोसेस में, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, वो NADH2 के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, यहाँ ATP के फॉर्म में और यहाँ NADH2 के फॉर्म में। दोनों हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं, दोनों हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं, है ना। इसमें जो एनर्जी होता है वो हाइड्रोजन के थ्रू ट्रैप रहता है, इसमें फॉस्फोरस के थ्रू ट्रैप रहता है। तो दोनों हाई एनर्जी कंपाउंड जो हमको बनाने के टारगेट था, फूड के लिए एनर्जी बनानी थी, एनर्जी बनानी है लाइट रिएक्शन से, और ये नॉन साइक्लिक। क्यों नॉन साइक्लिक? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो यहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो यहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन लौट के ना यहाँ आया ना यहाँ आया, इलेक्ट्रॉन लौट के कहीं नहीं, ये चला गया। इसको बोलते हैं और फिर
फिर आ जाती लाइट रिएक्शन में ही एक आती है साइक्लिक। साइक्लिक में NaDH2 का फॉर्मेशन नहीं होता है, ओनली ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है ये साइक्लिक जो होती है, नॉन साइक्लिक, दोनों में डिफरेंस ये है। नॉन साइक्लिक जो होती है ये ग्रेना होते हैं, ऐसे ना ग्रेना में, और ग्रेना में जो होती है नॉन साइक्लिक होती है, क्योंकि इसके पास दोनों होता है, NaDH डिहाइड्रोजनेज होता है ना, और सब प्रोसेस होती है। यहाँ पर स्ट्रोमा लैंगिक होती है, जो तो ग्रेना को ऐसे जो लैंगिक जोड़ती है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैंगिक, स्ट्रोमा लैंगिक। ठीक, और ग्रेना के पास, स्ट्रोमा लैंगिक के पास क्या है, इसके पास NaDH डिहाइड्रोजनेज होता है, NaDH डिहाइड्रोजनेज होता है, लेकिन इसके पास NaDH डिहाइड्रोजनेज नहीं होता है, इसलिए ATP तो यहाँ भी बनता है और ATP यहाँ भी बनता है, लेकिन इसके पास NaDH डिहाइड्रोजनेज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ATP बनता है और NaDH2 नहीं बनता है। यानी कि साइक्लिक में केवल ATP बनता है, ओनली ATP। स्ट्रोमा लैंगिना इसको बोलते हैं ग्रेना, और इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैंगिना, जो दो ग्रेनों के बीच में होती है। तो यहाँ पर केवल ATP बनेगा, और ATP साइक्लिक में सिस्टम P700 होता है ना, और इसका अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इस पर लाइट पड़ती है इसमें, और जो लाइट पड़ती है इसका इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हो जाता है, और इसका इलेक्ट्रॉन एक्टिव होकर अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है। इनको कलेक्टिविटी में फोटो सिस्टम 1 बोलते हैं। तो यहाँ से जो एनर्जी पड़ा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होकर अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, और कहीं नहीं जाके वो अपने ही इस सिस्टम के पास जो पिगमेंट सिस्टम है, जो ये पिगमेंट सिस्टम है, जो P700 है ना, यहाँ पर वापस आ जाता है थ्रू ETS। यहाँ पर एक प्रोसेस चलती है ETS, और इलेक्ट्रॉन जो गया था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वापस आ जाती है, और जो ETS के थ्रू, ये तो अपहिल प्रोसेस है, डाउनहिल प्रोसेस है। हमने आपको बताया था कि हमेशा डाउनहिल प्रोसेस के अंदर एनर्जी फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर जो डाउनहिल ग्रेडियंट आता है, हायर एडॉक्स पोटेंशियल से लोअर एडॉक्स पोटेंशियल की तरफ आता है इलेक्ट्रॉन थ्रू ETS। तो ETS के थ्रू हम पढ़ते हैं, ETS के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होती है, तो क्या बनता है ATP। नॉन साइक्लिक में भी ATP बनती थी, यहाँ भी बनेगा ATP। ATP कैसे बना, ATP प्लस 3 फॉस्फोरेट करके यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। एनर्जी यहाँ पर केवल एक ही बनती है ATP प्लस, और इलेक्ट्रॉन पहले अप जाता है फिर डाउन आता है, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से गया वहीं पर चला गया, यानी ये मूवमेंट तो साइक्लिक होगी, इसलिए हम इसको साइक्लिक बोलते हैं, है ना। हाँ, हमारा टारगेट था एक एनर्जी बनाना है, एनर्जी हमने बना लिया, ATP भी बना लिया हमने, और NaDH2 भी बना लिया। अब इसका यूज करके हम CO2 को फिक्स करेंगे ग्लूकोज में, और वो होता है कार्बन फिक्सेशन, C3 साइकिल। उसमें होता है कार्बन फिक्सेशन, ठीक, इसको यहाँ बोलते हैं C3 साइकिल बोलते हैं, केल्विन साइकिल बोलते हैं। क्या, केल्विन साइकिल, कार्बन फिक्सेशन
कैसे होता है? तो सबसे पहले जो CO2 एक्सेप्टर होता है यहाँ पर C3 साइकिल में CO2 एक्सेप्टर पहला वो होगा जो CO2 को एक्सेप्ट करता है क्या RUBP, ऑब्वियसली RUBP होता है। RUBP 5 कार्बन की कंपाउंड होती है। ग्लूकोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम होती है जो इसको कैटालाइज करती है। RUBP यहाँ पे कंपाउंड होता है, ठीक। तो क्या होता है, कैसे CO2 आता है यहाँ RUBP ग्लूकोज बिसफॉस्फेट जो 5 कार्बन कंपाउंड है इसे साथ मिलता है तो 5 कार्बन ये और 1 कार्बन ये, तो यहाँ पर बनता है EGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। लेकिन ये तो 3 कार्बन का यानी कि 3 कार्बन का है, यानी कि ये 2 मॉलिक्यूल बन गए। आपने क्या समझा? RUBP इज द CO2 एक्सेप्टर इन द C3 साइकिल। तो ये 1 कार्बन 5 कार्बन मिलकर 6 कार्बन हुए, लेकिन 6 कार्बन का कोई कंपाउंड नहीं बनता है। रिसर्च में बहुत खोजा गया, 6 कार्बन का कंपाउंड दिखाई नहीं। फिर रिसर्च में मालूम चल गया कि तो ये EGA बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरेट बनता है और ये तो 3 कार्बन होता है। इसका मतलब 6 कार्बन को 6 कार्बन ना चाहिए, 3 कार्बन के 2 बनते हैं, 6 कार्बन हो गया यहाँ पे, तो EGA बनता है, ठीक। और इस फर्स्ट प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। और ये EGA सक्सेसिव रिडक्शन के थ्रू क्या ये रिडक्शन होता है, यहाँ पे सक्सेसिव रिडक्शन सक्सेसिव रिडक्शन प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वहाँ पर ट्राइओज फॉस्फेट बनता है, ट्राइओज फॉस्फेट होती है, ठीक है। और जो कार्बोक्सिलेशन में स्मूथली अपने आप EGA बनता है, कोई जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 ATP and 2 NADH2 नीड पड़ती है। यहाँ पर 2 ATP और 2 NADH2 की जरूरत पड़ेगी, जिससे ट्राइओज फॉस्फेट बनता है, ठीक। तो यहाँ पर ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और NAD प्लस में बदल जाएगा, यानी इसका यूटिलाइजेशन होता है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में कोई ATP या NADH2 का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, सेकेंड स्टेज में होता है। और इसको हम बोलते हैं, पहला बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन और दूसरा होता है रिडक्शन, जिसके अंदर एक ट्राइओज फॉस्फेट बनता है और यहाँ पर 2 ATP 2 NADH इस्तेमाल होता है, ठीक। फिर यहाँ से जो ये 5 कार्बन कंपाउंड है, ये कहाँ से हम लोग इस्तेमाल कर ले डायरेक्ट, लेकिन आया कहाँ से? ये रीजनरेट होता रहता है इसी साइकिल से, इसी साइकिल से ये रीजनरेट होता रहता है ना। इसी साइकिल से ये रीजनरेट होता है, ठीक। और हमने शुगर बनाया नहीं, शुगर बनेगा। यहाँ पे होता है थर्ड स्टेप, दैट इज द रीजनरेशन। किसका रीजनरेशन होता है? RUB जनरेट होती रहती है और ये साइकिल इसका स्टार्ट होता है, चलता रहता है। RUB रीजनरेट होती रहती है, CO2 आता रहता है और फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड इज द रिडक्शन और थर्ड स्टेप इज द रीजनरेशन। बट रीजनरेशन में यहाँ एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर एक ATP यूटिलाइजेशन होता है, यहाँ पर एक ATP यूटिलाइजेशन होता है, जो ATP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदल जाता है। तो फर्स्ट स्टेज में कोई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हुआ, सेकेंड स्टेज में 2 ATP 2 NADH2 का इस्तेमाल हुआ, थर्ड स्टेज में 1 ATP का इस्तेमाल हुआ। यानी रिडक्शन में प्रोसेस में एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है
और रीजनरेशन प्रोसेस में आरईबीपी के रीजनरेशन प्रोसेस में भी एक एटीपी यूटिलाइजेशन हो रहा है और ये ट्राइग्लिसराइड फॉस्फेट बना, यहाँ से ग्लूकोज और फिर शुगर बना लेते हैं हम, है ना, प्रोडक्ट। तो हमारा जो प्रोडक्ट फूड बनाना था ये फूड बन जाएगा यहाँ से। लेकिन जितने कार्बन मिल सबको फिक्स करके फूड नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, कुछ जो है ये आरईबीपी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक ये बन रहेगा नहीं तब तक हम ये साइकिल स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंप्लीट का हम यहाँ रिडक्शन करके शुगर नहीं बनाते हैं प्रोसेस में। कुछ रीजनरेट होता रहता है, कुछ बनता रहता है, रीजनरेट होता रहता है, बनता रहता है, एनर्जी का इस्तेमाल होती रहती है और CO2 आता रहता है, आरईबीपी मिलता रहता है और ये साइकिल चलती रहती है, दे हैव ऑफ द एनर्जी एंड यहाँ पर शुगर भी बनता है और ये रीजनरेट भी होता है, क्योंकि दोनों प्रोसेस जरूरी है, दोनों इसी चीज़ है। ये तो हमारा मेन प्रोडक्ट ही है, लेकिन इसका फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस होती है, इसलिए कंटिन्यू होता रहता है। क्योंकि इसके लिए जो सब्सट्रेट चाहिए हमारे पास प्लांट के पास वो आरईबीपी होनी चाहिए। और ये साइकिल की सबसे अच्छी बात यह है कि आरईबीपी बनाता रहता है, भले वहाँ पे एक एटीपी का यूटिलाइजेशन होता रहता है ना। तो इस तरह देखें कि कैसे एनर्जी का इस्तेमाल करके यहाँ पे 2 स्टेप के अंदर ये साइक्लिक प्रोसेस चलती रहती है, जहाँ से आरईबीपी का जनरेशन होता रहता है और हम यहाँ से अपना फूड भी बना लेते हैं, जो मेरा मेन टारगेट था। अब देखते हैं यहाँ पर C4 साइकिल। C4 साइकिल ये क्या से आ गया? C3 में तो हमें फूड बना लिया, लेकिन नहीं, कुछ एग्जाम्पल्स दें आपको, जैसे कि मेज, सॉर्गम और ऐसे कई ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर एक C3 साइकिल नहीं चलता है, कोई और साइकिल चलती है। जो एक सेल उसमें तो देखा था कि म्यूजोफिल सेल के अंदर डायरेक्ट हो जा रही है, म्यूजोफिल सेल के अंदर C3 में लगा तो म्यूजोफिल सेल के अंदर तो हो जा रही है C3, डायरेक्ट एक साइकिल बन रहा है और यहाँ पर डायरेक्ट शुगर बन जा रही है। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर हम स्टडी करके पाया गया है, मेज, सॉर्गम, C4 प्लांट भी बोलते हैं हम, और ऐसे कई ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ये पाया गया कि इनकी जो प्रोसेस होती है 2 सेल के थ्रू होती है, यानी एक सेल में नहीं कंप्लीट होता है। और यहाँ पर जो CO2 एक्सेप्टर वो भी डिफरेंट होती हैं और 2 सेल्स के अंदर होती हैं, है ना। और कुछ ऐसे होती हैं कि म्यूजोफिल होता है और बंडल सीथ से यहाँ पर आ जाता है, क्या बंडल सीथ सेल, यहाँ से एक सेल के अंदर नहीं पूरा होती है। जो CO2 यहाँ पे आता है वो डायरेक्ट बंडल म्यूजोफिल सेल में आता है, ये प्रोसेस नहीं होती, म्यूजोफिल सेल में आता है। लेकिन यहाँ पर आरयूबीपी नहीं होती है, बल्कि पेप होता है, फास्फोइनोल पायरुवेट, और ये एक्सेप्ट करता है इसको और फिर ये यहाँ से कुछ एसिड बनाता है जो यहाँ पे आती है और ऐसे चलती रहती है। तो यहाँ पर 2 सेल्स की नीड पड़ रही है और यहाँ पे रिसेप्टर भी जो है अलग होता है, CO2 रिसेप्टर भी यहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड होता है, पेप होता है, नॉट आरयूबीपी, और ये 2 सेल से थ्रू होकर चलती है। और ये कहाँ होती है? जिसके लीफ के अंदर क्रैंज एनाटॉमी होती है, जिसके लीफ में क्रैंज एनाटॉमी होती है। एनाटॉमी मतलब जो भी म्यूजोफिल सेल्स या जो भी चीज़ें होती हैं सेल्स या वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं इनके अंदर, जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं ये चारों तरफ बंडल सीथ सेल से ऐसे होते हैं, क्रैंज यानी कि एकदम इसको
पकड़ा रहता है, कहीं कोई लीकिंग प्रोसेस नहीं होती, एकदम पैक्ड होता है, एकदम क्या होता है, पैक्ड होता है, ठीक। और कोई भी किसी प्रकार की लीकेज नहीं होती है, और बंडल सीड सेल्स के अंदर कुछ स्पेशल और बड़े क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनके पास स्पेशल और बड़े क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और बंडल सीड्स इम्परवियस होती है, कोई भी लीकिंग प्रोसेस नहीं होती है, सेल्स टाइटली बाउंड होते हैं, किसी प्रकार की कोई लीकिंग नहीं होती है, ठीक ना, और इम्परवियस होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, है ना, टाइटली बाउंड होते हैं। इस तरह की एनाटॉमी को हम बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी, और ये केवल सिर्फ प्लांट के अंदर में देखने को मिलता है क्रेंज एनाटॉमी, जैसे कि मेज, सॉर्गम, इस तरह के। और ये हाई टेम्परेचर जोन के अंदर ये पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन के हाई टेम्परेचर जोन के अंदर ये पाए जाते हैं। इनके लीफ में स्पेशल एनाटॉमी होती है, क्रेंज एनाटॉमी की, जो बंडल सीड सेल्स जो होते हैं टाइटली बाउंड होते हैं, और इनके पास बड़े क्लोरोप्लास्ट होते हैं, स्पेशल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। मेज और सॉर्गम, तो इनके अंदर कैसे प्रोसेस होती है देखते हैं। इनका ना दो सेशन पर आता है, मेजोफिल और बंडल सीड सेल। ये क्या होता है, यहाँ मेजोफिल सेल हो गया, और यहाँ पर ये बंडल सीड सेल हो गया, ठीक। यहाँ पर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होते हैं, तभी तो इनके दोनों बीच में कुछ चीज़ों का लेन देन होगा, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होते हैं, यहाँ पर प्लेस होते हैं। तो यहाँ पर जो CO2 मॉलिक्यूल आता है यहाँ पर मेजोफिल के पास, वो HCO3- फॉर्म में बदल जाता है, और यहाँ पर फास्फोनिल पायरुवेट मिलता है, जिसको अब यहाँ पे एंजाइम जो हेल्प करता है उसको बोलते हैं पेप्टेज फास्फोनिल पायरुवेट, ठीक। ये 3 कार्बन, एक कार्बन मिलकर 4 कार्बन का कंपाउंड बनाते हैं, ये होता है 3 कार्बन, और ये कार्बन 4 कार्बन, इसको बोलते हैं C4 एसिड बोलते हैं, C4 एसिड। C4 एसिड कुछ भी हो सकता है, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ना, ये C4 एसिड होता है। फिर ये जो बनता है पेप्टेज से, और यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होके बंडल सीड सेल में आता है C4 एसिड आता है, और यहाँ पर इसकी प्रोसेस होती है डीकार्बोक्सिलेशन, CO2, क्या प्रोसेस होती है डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पर CO2 निकाल देता है, एक कार्बन CO2 फॉर्म निकाल देता है, बदल जाता है C3 एसिड में बदल जाता है, और फिर ये C3 एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाती है, और फिर ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है, और यहाँ पर PEP का रीजनरेशन होता है, यहाँ भी रीजनरेट होती है, वहाँ भी REDP जो बना था वो एक साइकिल से रीजनरेट होती रहती थी। यहाँ भी फास्फोनिल पायरुवेट जो है, सबस्ट्रेट जो है, जो CO2 एक्सेप्टर है, यहाँ भी ये भी रीजनरेट होगा, लेकिन सबसे पहले ये इसको एक्सेप्ट करेगा C4 एसिड में चेंज होगा, जो मैलिक एसिड इस पार्टी को सबसे ज़्यादा, ये C4 एसिड ट्रांसपोर्ट होगा बंडल सीड सेल के अंदर, और यहाँ पर होगी प्रोसेस डीकार्बोक्सिलेशन, और यहाँ बन जाएगा C3 एसिड, और ये C3 एसिड फिर ये ट्रांसपोर्ट होकर बैक जाएगा मेजोफिल सेल के अंदर, और वहाँ पर रीजनरेशन प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो गया, और यहाँ पर हो जाएगी प्रोसेस रीजनरेशन, ठीक। तो रीजनरेशन प्रोसेस होती है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन, और इस डीकार्बोक्सिलेशन का C3 एसिड, और यहाँ पर रीजनरेट होती रहती है। लेकिन वहाँ भी दो चीज़ें, फूड भी बन रहा था और रीजनरेशन भी हो रहा था, लेकिन यहाँ तो रीजनरेशन हो रही है, फूड कहाँ बना, फूड यहाँ बना, जो CO2 निकला है, देखिए CO2 इंटर किया था, और हमने यहाँ पर CO2 निकाल दिया, यानी
इसकी काम केवल यहाँ पर म्यूजोफिल काम केवल होता है CO2 को ट्रैप करना और इसको पहुँचाना बंडल शीथ सेल के अंदर, क्योंकि एक्चुअल जो साइकिल है फूड फॉर्मेशन में C3 साइकिल वो बंडल शीथ सेल के अंदर ही चलती है। यहाँ पर ये चला जाएगा C3 साइकिल, क्या C3 साइकिल, और हम C3 साइकिल पढ़ चुके हैं। वो साइकिल फिर इसके अंदर यहाँ पर चलेगी बंडल शीथ के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके पास पेप केज है, लेकिन इसके पास रुबिस्को नहीं है, क्योंकि RUBP रिएक्ट करेगा रुबिस्को के प्रेजेंस में, और इसके पास पेप केज है लेकिन रुबिस्को नहीं है। रुबिस्को जो एंजाइम है जिसको RUBP के साथ जरूरत पड़ती है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पेप रेट कर रहा है, तो यहाँ पर पेप केज इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पर एक्चुअली साइकिल चल रही है, यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम है बंडल शीथ सेल में, लेकिन पेप केज यहाँ कोई रूल नहीं है, यानी पेप केज यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मेसोफिल सेल में केवल पेप केज के प्रेजेंस में CO2 को SU3 माइनस आयन में बदल जाता है, और वो पेप एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर होता है, CO2 एक्सेप्टर यहाँ पर पेप होता है, और वहाँ पर C4 एसिड बनती है और जो ट्रांसपोर्ट होकर जाती है बंडल शीथ सेल में, ठीक। और यहाँ पर होती है डीकार्बोक्सिलेशन, जिसकी वजह से जो CO2 ट्रैप हुआ था वो CO2 यहाँ पर निकल जाता है, और ये फिर C3 एसिड जो है वो बैक टू द मेसोफिल सेल जाती है, और वहाँ पर फिर रीजनरेशन होता है पेप का, फॉस्फेट और पायरुवेट का। जिस तरह से ये साइक्लिक प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन जो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन जो CO2 निकला, यहाँ पर ये अगेन C3 प्रोसेस के अंदर जाती है, और C3 प्रोसेस वही सब होता है जो मैंने पहले बताया है, पूरी C3 प्रोसेस होती है यहाँ पे, और यहाँ पे एनर्जी का और RUBP का रीजनरेशन होता है, और यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि RUBP को नीड पड़ती है रुबिस्को एंजाइम की, जो कि यहाँ पर है, ठीक। पेप केज यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पेप रेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर पेप केज है, यहाँ पर रुबिस्को नहीं है ना। ये इस तरह की प्रोसेस चलती रहती है और फूड फॉर्मेशन होता रहता है।